हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अध्याय 4 है दहन और ज्वाला। लिखा है, हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताए गए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। लिखा है दहन क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे दहन के बारे में। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी की से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखेंगे? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है दहन कहलाता है। आगे लिखा है, जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह्य पदार्थ हैं, यानी जिसका दहन किया जाता है वह दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। अब बूझो के मन में एक सवाल आया। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो पहेली क्या कहती है? पहेली कहती है, ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। अब बूझो के मन में एक सवाल और आया। लिखा है, हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का ईंधन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। अब क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना क्यों बंद हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली
उसके पास लाकर जला सकते हैं। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? यहाँ लिखा है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। इस चित्र में आप जंगल की आग को देख सकते हैं। क्या ये अनुभव आपको बताता है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? अब यहाँ पर माचिस का इतिहास लिखा हुआ है। लिखा है, माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी सल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। अब आगे लिखा है, हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी रखनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। अब लिखा है, कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हमें कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। यानी अगर हम कागज के कप को गर्म करें तो कागज के कप में भी जल उबल सकता है। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? अब लिखा है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते हुए देखा होगा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपनी कक्षा के साथियों के साथ भी
क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या आप इन अवस्थाओं की सूची बना सकते हैं? ये अवस्थाएं हैं ईंधन, वायु और ऊष्मा। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों है। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जल सबसे अधिक अग्निशामक है, यानी आग को बुझाने वाला है। परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल उन पर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर को छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का भारी मात्रा में छिड़काव। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। अब लिखा है दहन के प्रकार। लिखा है एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। गैस स्टोव की नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए। आगे लिखा है हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। अब लिखा है ज्वाला, तो चलिए ज्वाला के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है LPG का परीक्षण कीजिए।
क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव की याद कीजिए। यदि आपको सारणी की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। तो इस वाली सारणी में लिखना है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला को और रसोई गैस के स्टोव की ज्वालाओं के रंग में अंतर। अब लिखा है ईंधन क्या है। लिखा है याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता है। ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाएं। तो ईंधन के बारे में जान लिया कि उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें। तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे, इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाते हैं। ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीमान लिखे हुए हैं। तो ये सारणी आप देख सकते हैं। इसमें गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन सब के ऊष्मीमान लिखे हुए हैं। आगे लिखा है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। लिखा है ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है जो अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद सिद्ध होता है। आगे लिखा है कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है।
मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।